राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूं ताजा मौसम की अपडेट के साथ। इस अपडेट में हम खास बात करने वाले हैं कि बंगाल की खाड़ी में क्या चक्रवाती तूफान बनेगा, कौन से क्षेत्रों में इसका प्रभाव हो सकता है या फिर भारत की मेनलैंड में इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी वीडियोस आप ऑलरेडी यूट्यूब पे देख चुके होंगे। हमने इस पर अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि लो प्रेशर एरिया भी यानी कि कम दबाव क्षेत्र भी अभी तक विकसित नहीं हुआ था। अब आखिरकार जो है सैटेलाइट इमेजरी में भी हम देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी जो बे ऑफ बंगाल है और साउथ अंडमान सी है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया आज जो है 6 मई को बन चुका है। अब जब जेनेसिस हो जाती है सिस्टम की, उसके बाद उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है और बेहतर ट्रैक हो सकता है, क्योंकि एक बार जेनेसिस जब सिस्टम का हो जाए उसकी मूवमेंट को ट्रैक करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। और उसके बाद जो है पूर्वानुमान भी सटीक होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है उसके जो पूर्वानुमान है वो एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, ना कि कुछ भी जानकारी आपको देना। इसीलिए हम वेट कर रहे थे। अब ये जो सिस्टम बन चुका है तो इसके आसार हैं कि ये ना उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब भारत के ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान इसमें इंटेंसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि डीप डिप्रेशन तक वो जो है 8 मई तक बन चुका होगा डीप डिप्रेशन। इसके बाद बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 8 मई तक। और 9 मई के सेकंड हाफ या फिर 10 मई के जो फर्स्ट हाफ में है तब तक वो साइक्लोनिक स्टॉर्म एज ए कैटेगरी 1 एटलीस्ट जो है हमें लग रहा है कि बन चुका होगा और अराउंड जो है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास होना चाहिए। और डिफरेंट वेदर मॉडल्स उसको क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कौन सी ट्रैक हो सकती है और भारत के कौन से हिस्सों में इसका प्रभाव होने की संभावना है, उसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम IMD का, इंडियन मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ही वेदर मॉडल देखेंगे। जब हम देख रहे हैं कि 10 से लेके 12 मई के बीच में वो सिस्टम को जो है स्टॉल कर रहा है, बिल्कुल मतलब तट के पास लाकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास, तट के ऊपर आसपास लाके उसको स्टॉल कर रहा है, यानी कि इनलैंड मूवमेंट नहीं दिखा रहा है कोई भी वेदर मॉडल, मतलब लैंडफॉल नहीं हो रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म का, वो आसपास लाके स्टॉल कर रहा है या फिर मूवमेंट को कर्व कर रहा है वापस से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ। जब ऐसा सिस्टम बनता है तो इसका एक ही कारण होता है कि सिस्टम कोस्ट के पास आके कर्व करने का, कि इधर से कोई वेस्टर्ली ट्रफ यानी कि WD की ट्रफ आ रही है अपर लेवल्स पर, जिसके चलते सिस्टम कर्व कर जाएगा। तो कुछ इसी हिसाब से भारतीय मौसम विभाग का भी मॉडल दिखा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट के आसपास आ जाएगा 10 या 11 तारीख के आसपास, लेकिन वो रिकर्व हो जाएगा उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ। और सिस्टम ऐसा हो सकता है या तो कोस्ट को ब्रश करते हुए, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं, ब्रश करते हुए निकले, इनलैंड पूरा लैंडफॉल ना हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है। दूसरे मॉडल से भी आपको दिखा देते हैं, ECMWF भी कुछ इसी प्रकार की स्टोरी दिखा रहा है कि भाई 10 तारीख के आसपास सिस्टम हमारा जो है उड़ीसा के कोस्ट के आसपास आके स्टॉल हो सकता है, मतलब कुछ समय के लिए रुक सकता है और फिर रिकर्व हो सकता है टूवर्ड्स उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब सीधा सीधा कोस्ट के आसपास थोड़ा असर जरूर होगा, लेकिन लैंडफॉल के चांसेस पहले के मुकाबले अब कम होते जा रहे हैं, मतलब भारत पे सीधा प्रभाव पड़ने के चांसेस थोड़े कम है आज 6 तारीख के मौसम विश्लेषण अनुसार। GFS जो कि USA का मॉडल है, NCEP का, वो भी कुछ इसी प्रकार से दिखा रहा है कि भाई 10 तारीख के आसपास, 9-10 तारीख के आसपास सिस्टम उड़ीसा के तट के आसपास आएगा और स्टॉल हो जाएगा और फिर मे भी रिकर्व हो सकता है उत्तर पूर्वी दिशा के आसपास। कोई भी वेदर मॉडल, जो 3 मैंने मेजर वेदर मॉडल्स दिखाए हैं, उसमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि सिस्टम इनलैंड मूव करेगा, यानी कि लैंडफॉल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल पे होगा। मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके की हो और हम इसको भी एनालिसिस करते रहेंगे कि मे भी हो सकता है कि लैंडफॉल बिल्कुल क्लोज टू कोस्ट हो जाए और फिर उसके बाद रिकर्व करे, या फिर सी में यानी कि समुद्र से ही रिकर्व हो जाए। तो चांसेस कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि जब कोस्ट पे ही अगर लैंडफॉल नहीं हो रहा है, मतलब इनलैंड मूव नहीं हो रहा है, तो अंदरूनी भारत के भागों पे तो इसका असर नहीं पड़ेगा। खासकर बारिश के असर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि काफी सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी जहां पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी तूफान का असर बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम कोस्ट के आसपास या तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास आएगा और फिर रिकर्व कर जाएगा। तो बारिश के आसार और जो भी हवाएं होंगी ज्यादातर कोस्टल ईस्ट कोस्ट पर ही होंगी, उसके बाद जो है आगे वो रिकर्व कर जाएगा। तो सीधा बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी डेवलपमेंट होगी और आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। चलिए और भारत के बाकी हिस्सों में बात कर लेते हैं। आज सुबह तक भी और कल रात्रि को
उत्तर जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी हवाओं के बीच में। पूर्व से आती नमी वाली हवाएं और यहाँ से दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं, इसके चलते गरज के बादलों का निर्माण हो रहा है। सुबह तक पश्चिमी हरियाणा में भी कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और अब दोपहर में गरज चमक के बादल अरावली वाले उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में बने, जहां पर बिखरे तौर पर कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां हुई। कुछ स्थान ऐसे भी रहे जहां पर बिल्कुल मौसम सूखा रहा है या फिर खाली आंधी की गतिविधियां देखने को मिली। आगे बढ़ते हुए दोपहर को 6 मई की संभावनाएं हैं और शाम तक उम्मीद है कि पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्वी हिस्से और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में गरज चमक के बादलों का निर्माण होगा और तेज बारिश की गतिविधियां और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं। अब उत्तर भारत में इस सप्ताहांत और आने वाले सप्ताह में मौसम लगातार विश्लेषण हम कर रहे हैं और लग रहा है कि शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं वापसी कर जाएंगी। अगर बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भी आता है तो पूर्वी हवाएं केवल बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके और मे भी हरियाणा के तराई वाले इलाकों तक ही होंगी। बाकी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख हो जाएगा और जिसके चलते तापमान में हम फिर से वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं कि सप्ताहांत पे धीरे धीरे जो है तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। काफी स्थानों पर फिर तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में फिर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाएं, लू चलनी शुरू हो जाएं और हीट वेव की स्थिति। मॉडल भी कुछ इसी प्रकार से आउटलुक दिखा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 10 से लेके 13 मई के बीच का जो समय होगा उस समय एक बार फिर से पीक लेवल की समर आ जाएगी और तापमान जो है राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में, बुंदेलखंड के आसपास और विदर्भ के जो इलाके हैं, यहाँ पर तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकते हैं। बाकी दक्षिणी हरियाणा, बाकी राजस्थान के हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकते हैं अगले सप्ताह की शुरुआत में और इवन पूरे सप्ताह में भी। 15 मई से पहले अब बहुत ज्यादा कोई सक्रिय WD की संभावनाएं नहीं बन रही है, लेकिन हम फिर भी विश्लेषण करते रहेंगे क्योंकि गर्मियों के दिनों में ना थोड़ी सी भी हवाएं बदल जाती हैं, थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी हो जाती है, उसके चलते गरज के बादलों का निर्माण हो जाता है और बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं हो जाती है। तो हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।